Head and neck cancers account for about 30% of all cancers in India. Head and neck cancers can be cured if detected early and treated adequately in a timely manner. Since April is the Head and Neck Cancer Awareness Month, we have with us Dr. Saurabh Gupta, Head and Neck Cancer Surgeon, Senior Consultant, Max Shalimar Bagh. Welcome, Dr. Saurabh. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Let me begin by asking you, Dr. Saurabh, what are the cancers of the head and neck? Head and neck cancer term can be used for any cancer which is arising from mouth. Mouth means the lips, the buccal mucosa, tongue, palate, or from throat, which includes the voice box, vocal cords, tonsils, and even from the nose and paranasal sinuses. Also, any cancer which arises from the thyroid gland or the salivary glands, which are the parotid and the submandibular gland. These are also clubbed under the common term of head and neck cancers. डॉक्टर सौरभ गुप्ता, हेड एंड नेक कैंसर के कॉजेस क्या होते हैं या हो सकते हैं? हेड एंड नेक कैंसर के मोस्ट कॉमन कॉज इज टोबैको का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में. लगभग 70 to 80% ऑफ द टाइम्स टोबैको इज द मेन कल्प्रिट एंड इसका इस्तेमाल स्मोकिंग के फॉर्म में किया जाता है, चाहे सिगरेट, बीड़ी या सिगार स्मोकिंग हो, या टोबैको च्यूइंग, गुटखा, खैनी, जर्दा के रूप में, या स्नफ करने में भी टोबैको का यूज है. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज अल्कोहल अब्यूज, जरूरत से ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक लेना, और मोस्टली ये दोनों 1 और 1 11 का काम करते हैं. एंड द chances of having oral cancer multiplies when anyone uses both alcohol and tobacco. इसके बाद नंबर आता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एप्स्टीन बार वायरस का. इवन प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर कैन कॉज स्किन कैंसर्स ऑफ द फेस और इवन द लिप कैंसर्स. और अगला कॉमन कारण है पुअर ओरल एंड डेंटल हाइजीन, जिसमें कि आपके लूज टूथ, शार्प टूथ, या जो डेंचर्स हैं अगर वो इल फिटिंग हैं या प्रोस्थेसिस पहनते हैं, वो रेगुलर ट्रॉमा कर रहे हैं. सो इन सबसे हेड नेक कैंसर्स कॉमनली होता है. इनको याद करने के लिए कॉमन निमोनिक है 6S. वी कैन से स्मोकिंग, स्पिरिट्स, syphilis infection, sharp tooth, spices, sun exposure. All these S can be taken as causes of head and neck cancers. डॉक्टर गुप्ता, हेड एंड नेक कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं जिससे हमको लगे हाँ आई नीड टू गो समवेयर, मुझे कहीं दिखाना चाहिए अपने आप को? बिल्कुल. सो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि डिजीज ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, माउथ से है या थ्रोट से है या कई बार वॉइस बॉक्स से है. बट द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो है, कोई भी अल्सर या कोई भी छाला जो कि 2-3 हफ्तों के ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हो रहा हो, दैट इज सस्पिशियस. एंड दिस अदर मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी डू इज वी वेट फॉर पेन टू अकर. दर्द ही नहीं हो रहा था इसलिए हम पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर के पास नहीं आए. अर्ली स्टेजेस में सभी तरह के कैंसर, बी इट ओरल कैंसर, बी इट ब्रेस्ट कैंसर, बी इट एनी अदर कैंसर इन द बॉडी, वो पेनलेस होता है बिकॉज वो अपनी कन्फाइंस में है, अपनी बाउंड्री में है, तो इट इज साइलेंट. जब वो बढ़ता है, आसपास की नर्व्स को, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, पेन तभी होता है. सो द पेनलेस अल्सर्स विच आर नॉट हीलिंग डिस्पाइट ट्रीटमेंट, या फिर कोई भी रिसेंटली आपके दांत हिलने लगे हों, लूज हो गए हों, गम्स से ब्लीडिंग आ रही हो, वो एक वार्निंग साइंस है. रेड या वाइट पैचेस होना माउथ में जो कि ठीक नहीं है लंबे समय से, मोस्टली फील होने पे अगर आपको वो हार्ड महसूस होते हैं तो डेफिनेटली वो प्री मेलिग्नेंट या मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं. इसके अलावा मुंह खुलने में कमी आना, रिसेंटली आपका मुंह अच्छा खुल रहा था, पिछले कुछ समय से पूरी तरह मुंह नहीं खुल रहा है, या फाउल ब्रेथ है, पुअर ऑर्डर आ रहा है माउथ से विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय योर ओरल हाइजीन, सलाइवा में ब्लीडिंग आ रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, रिसेंट चेंज इन वॉइस, आवाज में होर्सनेस आना या बदलाव आना एक सिम्टम है कि वॉइस बॉक्स में या वोकल कॉर्ड्स में कुछ हो सकता है. इसके अलावा कई बार च्यू करने में हमें दर्द होता है, या कि जीभ हिलाने में, मुंह खोलने में दर्द हो रहा है, वो भी एक सिम्टम है. पेनलेस स्वेलिंग्स इन द नेक, जो कि लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो फील हो रहे हैं, उनमें भी दर्द नहीं होता, लेकिन दे सिग्निफाई के कहीं ना कहीं अंदर कैंसर होगा विच हैज स्प्रेड टू द नेक नोड. सो पेनलेस नेक स्वेलिंग्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अगर कान में दर्द होता है खाना खाने के समय या कुछ सॉलो करते समय, तो जनरली बेस ऑफ टंग के कैंसर्स में ऐसा होता है, रेडिएटिंग पेन होता है कान में, तो वो भी एक वार्निंग साइन है. या फिर अनएक्सप्लेन फटीग या वेट लॉस, जो कि किसी भी कैंसर में हो सकता है.
आई थिंक यही मोस्ट कॉमन कारण है हेड एंड नेक कैंसर, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। क्या हेड एंड नेक कैंसर्स की अकरेंस, हाउ कॉमन आर दे? देखा जाए तो हेड एंड नेक कैंसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 6th मोस्ट कॉमन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर्स। और ऑफ ऑल दी हेड एंड नेक कैंसर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने हेड एंड नेक कैंसर्स हैं उसके अराउंड 55% या 57% के आसपास एशिया, मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं। सो वर्ल्ड का आधे से ज्यादा हेड एंड नेक का बर्डन एशिया और इंडिया में है। और इंडिया के जो जितने भी कैंसर्स हैं उसमें 40% कैंसर्स हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। So head and neck cancers are very common, and ironically, most of the head and neck cancers they present in advanced stages. India में around 60 to 80% of the cancers, head and neck cancers, present in stage 3 और 4. क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हम छोटे मोटे छालों का ट्रीटमेंट नहीं लेते, हम प्रेजेंट तभी करते हैं जब वो लोकली एडवांस हो जाता है। So 60 to 80% times they are advanced. They are more than 50% of the overall bulk in the world. Men में ये more common है as compared to females. Around 40% of the cancers occurring in men are head and neck cancers as compared to 8% in women. So it is a pretty common and most common cancer in this part of the country, this part of the world. जो आपने डेटा दिए, स्टैटिस्टिक्स आर रियली अलार्मिंग। डॉक्टर सौरभ, आपने ये तो बताया हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बट इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और कि हाउ कैन एनीवन रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेड एंड नेक कैंसर? आई गेस जो आपने पहले बताया वही बातें। तो जो कॉजेज हैं आई थिंक वी नीड टू अवॉइड देम। सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी इज टू अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल। किसी भी तरह से स्मोकिंग या च्यूइंग टोबैको या अल्कोहल इंटेक अगर हम कम कर दें एंड अपना डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करें, ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि उससे ओरल हाइजीन एंड ओरल म्यूकोजा इंप्रूव रहता है। एंड देन कम्स दी ओरल हाइजीन। अगर ओरल हाइजीन पे ध्यान दिया जाए तो ओरल कैंसर्स बहुत कम होंगे। सो आई थिंक हमें भी एक आदत बनानी चाहिए एज अ डॉक्टर्स के हर पेशेंट को ओपीडी में उसका माउथ ओरली एग्जामिन कर लें, सो दैट कोई विजिबल चेंज है तो इट कैन बी डिटेक्टेड अर्ली एंड वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। बिकॉज व्हाइट एंड रेड पैचेज जैसा मैंने कहा वो प्री मैलिग्नेंट हैं, उनमें ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स देयर इज अ चांस कि उनमें से 5 से 10% लीजन्स कैन कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंसी। तो अगर हम उन लीजन्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें और उसी समय पे ट्रीट कर लें, एंड ये जो फैक्टर्स हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, टोबैको, अल्कोहल, पुअर डेंटल, ओरल हाइजीन, इनको अवॉइड कर लें तो वो चेंज भी नहीं होगा मैलिग्नेंसी। तो इस तरह से हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं। सो अवेयरनेस इज द की। मोस्ट कॉमनली मैं देखता हूँ सब वो सिगरेट पीते हैं जिसपे वो फोटो बनी हुई है कि ये कैंसर, सिगरेट से, टोबैको से कैंसर होता है, लेकिन हम उसको देखे बिना लेते भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कोई वो सिगरेट ले रहा है उस पर वो फोटो नहीं है, तो वो पूछता है यार वो फोटो वाली सिगरेट का है, ये इसका मतलब डुप्लीकेट है। तो एवरीबडी नोज कि दिस इज हार्मफुल बट स्टिल वी टेक इट। सो दिस इज द आयरनी। What is the role of HPV in head and neck cancer, and does the vaccine against HPV help in head and neck cancers also? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, ये दो वायरसेस हैं जिनसे हेड एंड नेक कैंसर होता है। एप्स्टीन बार वायरस से नेजोफेरिंक्स, नाक के पीछे के हिस्से का कैंसर कॉमन है, और एचपीवी से ओरोफेरिंक्स, दैट इज बेस ऑफ टंग एंड टॉन्सिल, इस एरिया का कैंसर कॉमन है। सो इनके इन्फेक्शन से कुछ चेंजेस आते हैं सेलुलर लेयर में जो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली एचपीवी की प्रेवलेंस कम है। 80% ऑफ द ओरल ओरोफेरेंजियल कैंसर्स आर एचपीवी नेगेटिव, बट वेस्ट में 80% आर एचपीवी पॉजिटिव। सो वेस्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर 80% का कारण एचपीवी वायरस है। क्यों ये देखा जाए तो आई थिंक वहाँ का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो अलग है। देयर इज अर्ली सेक्सुअल एनकाउंटर्स इन किड्स, एज उनकी कम है, देन देयर मे बी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, or sometimes there is increased probability of having an oral sex or an unprotected sex. So इन सब के कारण वहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन का प्रेवलेंस ज़्यादा है, एंड ओरल कैंसर्स, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स में उनकी कारण एचपीवी है। सो एचपीवी में थोड़ा सा और डिटेल बताऊं तो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं एचपीवी वायरस के, अराउंड 70 स्ट्रेन्स हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन इज एचपीवी 16 एंड एचपीवी 18। सो हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में अभी 2 वैक्सीन आती हैं, गार्डासिल एंड सर्वारिक्स। गार्डासिल इज एक्टिव अगेंस्ट 4 स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी, 6, 11, 16 एंड 18। सो 16, 18 दूसरी वाली में भी है जो कि सर्वारिक्स है।
तो अगर लेडीज को हमें वैक्सीन लगाना है तो हम सर्वारिक्स लगाते हैं, जो कि 16-18 मोस्ट कॉमन कॉज है सर्विक्स कैंसर का भी एंड ओरल कैंसर का भी। लेकिन अगर हमें जेनाइटल वार्ड्स या ओरल वार्ड्स या ओरोफेरेंजियल कैंसर्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन चाहिए तो 6 और 11 के अगेंस्ट भी हमें वैक्सीन चाहिए, विच इज अवेलेबल इन गार्डासिल। सो गाइडलाइंस देखा है तो अभी इसका रोल सर्विक्स कैंसर में ज्यादा है। ओरल कैंसर्स में डेफिनेटली देयर इज डेटा दैट द if we give it to adolescent boys also there is reduced prevalence of oropharyngeal cancer, but yes अभी ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है। We can definitely offer a quadrivalent vaccine which is Gardasil to adolescent boys also, which gives prevention against genital warts and oropharyngeal cancers. How are the head and neck cancers treated? Any cancer is treated by basically 3 modalities. Everybody knows it is surgery, radiation, and chemotherapy. Head and neck cancers basically are treated mainly by surgery and radiation. Chemotherapy takes a backseat. Usually locally advanced cancers हैं जो operable नहीं है, उनको छोटा करने के लिए कीमो देते हैं as a neoadjuvant chemotherapy, या फिर स्टेज 4 एडवांस कैंसर्स में जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ कीमोथेरेपी यूज की जाती है एज ए पैलिएटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव सेटिंग में सर्जरी एंड रेडिएशन। ओरल कैंसर्स अर्ली या इवन लोकली एडवांस्ड ओरल कैंसर्स में भी मेजर सर्जरीज होती हैं। आपने कई बार वो मूवीज देखते हैं उससे पहले ऐड भी आता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का, जिसमें उसका चेहरे की स्किन बदली हुई है एक लेडी की। तो वो सर्जरीज बहुत कॉमन है इंडिया में ओरल कैंसर्स के लिए, एंड उस सर्जरी के बाद भी गिव रेडिएशन ऑल्सो। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती तो कई बार पहले रेडिएशन दे देते हैं। इवन थ्रोट कैंसर्स में, अर्ली थ्रोट कैंसर्स में भी गिव रेडिएशन, एंड एडवांस थ्रोट कैंसर्स में जिसमें पूरा वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व हो गया उसको निकालने के लिए सर्जरी। सो बेसिकली इट्स एन इंटरप्ले ऑफ सर्जरी एंड रेडिएशन, कहीं सर्जरी पहले कहीं रेडिएशन पहले, बट द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स दे अंडरगो बोथ, आइदर सर्जरी फर्स्ट और रेडिएशन फर्स्ट। एंड एक और अच्छी बात हेड एंड नेक कैंसर्स में ये है कि दीज आर क्योरेबल इवन इन स्टेज 4, बिकॉज स्टेज 4 में हम ये समझते हैं कि बॉडी में फैल गया है अब तो ठीक नहीं होगा। हेड एंड नेक कैंसर्स में स्टेज 4 इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 सबटाइप्स, 4A, 4B एंड 4C। सो जो एज अ कॉमन मैन स्टेज 4 हम समझते हैं वो हेड एंड नेक में स्टेज 4C होता है। 4A का मतलब होता है कि या तो स्किन इन्वॉल्व हो गई है या जॉ बोन इन्वॉल्व हो गई। सो अगर स्किन या बोन इन्वॉल्व है दैट कैन बी टेकन आउट इन अ सर्जरी। So 4A are curable by surgery and radiation. 4B वो है जो थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसको सर्जरी नहीं कर पा रहे, तो हम रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से उनको ट्रीट कर सकते हैं विद अ क्यूरेटिव इंटेंट। सो ये बात हाईलाइट करने वाली है कि स्टेज 4 में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, कैंसर्स आर ट्रीटेबल, हेड एंड नेक कैंसर। इतनी बढ़िया बात आई थिंक बहुत सिंपल शब्दों में डॉक्टर सौरभ ने हमें बताई है कि हमें स्टेज 4 जो नॉर्मली स्कैरी होता है वो हेड एंड नेक में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। What are the side effects of head and neck cancer treatment? Again, side effects depends on the type of treatment we offer. Surgery से generally neck stiffness या shoulder थोड़ा सा droop हो जाता है because of the nerves and all. So drooping of shoulders, neck stiffness, shoulder movement restrict होता है, facial, I won't say disfigurement, but yes, facial contour थोड़ा change है, so that can be taken as a side effect. Radiation में यही चीजें थोड़ी और बढ़ जाती हैं, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस एंड ऑल, नेक स्टिफनेस बढ़ सकती है, शोल्डर मूवमेंट और डिक्रीज हो जाता है। बाकी जैसा हम सब जानते हैं कि ड्राइनेस ऑफ माउथ रेडिएशन के बाद बहुत कॉमन है। ऑल्टर्ड टेस्ट या लॉस ऑफ टेस्ट, शुरू में आपको कई महीनों तक टेस्ट अच्छा नहीं आता है, एंड हॉट एंड स्पाइसी फूड खाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। आई थिंक थोड़ा इडीमा हो जाता है चेहरे पे, यहाँ थोड़ी सूजन आती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड नेक सर्जरीज। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। एक जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि सर्जरीज में कई बार दांत या जॉ का पार्ट निकल जाता है तो चूइंग में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। दे कैन नॉट टेक हार्ड फूड्स, आई वुड से एप्पल नहीं खा पाते हैं, बनाना खा सकते हैं, सूखी आलू गोभी की सब्जी नहीं खा सकते हैं, पर दाल में डिप करके रोटी खा सकते हैं। सो दे हैव टू undergo some dietary change and lifestyle changes, so these side effects can be tackled. What rehabilitation or support options are available for patients with head and neck cancer? रिहेबिलिटेशन की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि शोल्डर रिलेटेड एंड नेक स्टिफनेस, माउथ ओपनिंग कम होना, ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। सो फिजियोथेरेपिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन रिहेबिलिटेशन ऑफ हेड नेक पेशेंट्स। शोल्डर फिजियोथेरेपी, नेक फिजियोथेरेपी, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज एंड इवन माउथ blowing exercises are important to increase the pliability of the buccal space.
सो फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, देन डाइटिशियन का रोल बहुत है, बिकॉज ऐसा सेट के खाने पीने की प्रॉब्लम है. So how to give them the food that they can't chew, and it should be rich in nutrients and proteins also. So high protein diet, high nutrient diet, उनको liquid या semi solid base में किस तरह दिया जाए, so that dietitian would guide them better, and dietary modifications have to be done. So regular exercises, maintaining an oral hygiene and a good diet will take care of most of the rehabilitation part. Facial disfigurement या facial changes को थोड़ा सा कई बार साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, सो वी माइट इंक्लूड एन साइको ऑन्कोलॉजिस्ट इन द रिहेबिलिटेशन टीम. पेशेंट्स डिप्रेस्ड हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल हिट लगता है ट्रीटमेंट के बाद, सो फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन एंड एन ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर द ट्रीटमेंट इज ओवर. एंड सपोर्ट ग्रुप्स की बात करूं तो हेड एंड नेक में भी सब साइड के अकॉर्डिंग देयर आर सब ग्रुप्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैरिंजेक्टमी क्लब बहुत कॉमन है इंडिया में. आप बॉम्बे में जाएंगे सो देयर इज अ डेडिकेटेड लैरिंजेक्टमी क्लब जहाँ पे पोस्ट लैरिंजेक्टमी पेशेंट्स का एक ग्रुप है, बिकॉज उनकी वॉइस चेंज हो जाती है. उनको स्पीच रिहेबिलिटेशन के लिए कई बार वो आपने वीडियोस में देखा होगा, हाथ रख के ऐसे बोलते हैं पेशेंट्स, जिसको हम TEP वॉइस कहते हैं, या कोई मशीन यूज करता है जिसको हम इलेक्ट्रोलैरिंक्स वॉइस कहते हैं, या कोई डकार के फॉर्म में बोलता है जिसको हम ईसोफेजियल स्पीच बोलते हैं. तो ये पेशेंट्स आपस में एक दूसरे से मिलके, आप सपोर्ट ग्रुप की इंपॉर्टेंस आई थिंक आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है. ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप इज द मोस्ट फंक्शनिंग एंड मोस्ट हैपनिंग सपोर्ट ग्रुप वी हैव. सो इसी तरह लैरिंग्स का सपोर्ट ग्रुप है, ओरल कैंसर्स का सपोर्ट ग्रुप है. सो आई थिंक पेशेंट्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से वो प्रॉब्लम समझते हैं कि वो दाल नहीं खा पा रहा मैं भी नहीं खा पा रहा, वो मसाले नहीं खा पाता मैं भी नहीं खा पाता. सो आई थिंक दे देन टेक इट एज अ रूटीन rather than a side effect. This boosts up their morale. Dr. Saurabh, is follow-up care necessary? I think it is. But what does it consist of? Follow-up care is necessary in all the cancers, ma'am. And basically we follow a basic thumb rule कि शुरू के 3 साल हम हर पेशेंट को 3-3 महीने पे बुलाते हैं. 3 से 5 साल के बीच में we call them 6 monthly, and 5 साल के बाद yearly. But we never say कि you need not to come, you are cured of cancer. So you have to be on a follow-up lifelong. But the interval of examination increases with time. क्योंकि डिजीज के वापस आने का सबसे ज्यादा चांस शुरू के 2-3 सालों में रहता है, इवन आफ्टर एन एडिक्वेट ट्रीटमेंट. सो 2-3 सालों में हम उसको हर 3-3 महीने में बुलाते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, वी लुक फॉर एनी चेंजेस इन द ओरल म्यूकोजा, बिकॉज जिसको भी एक बार हेड एंड नेक कैंसर हुआ है ही इज प्रोन टू डेवलप अ कैंसर इन सम अदर साइट ऑल्सो. लेफ्ट चीक में था तो ही में डेवलप इन द टंग, टंग में था तो चीक में या थ्रोट में कैंसर आ सकता है. So regular examination of the entire oral cavity. There are some sites जैसे कि ये सल्कस है ऊपर जीभ के पीछे है, जहाँ पेशेंट शीशे में कई बार ढंग से देख नहीं पाते. So we need to do a proper visual examination of the oral cavity and look for neck nodes. Clinical examination basically इतना ही है. इससे में अगर कोई डाउट है तो हम एंडोस्कोपी करके थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड चेक करते हैं. 6 मंथली या कई बार ईयरली उनके MRI स्कैन्स या पेट स्कैन्स कराए जाते हैं देखने के लिए कि कहीं और साइट्स पे डिजीज तो नहीं आ रही. So this is the basic protocol that we follow: 3 monthly, 6 monthly, and yearly. What are the advancements in the treatment of head and neck cancer in these days, in the modern times? Head and neck cancers पहले की बात करूँ तो it was एक सिंगल ट्रीटमेंट होता था कि जहाँ डिजीज है उसको निकाला और चेस्ट से एक फ्लैप लेके लगा दिया. We call it PMMC flap. So that flap is still the workhorse of the head and neck surgeries, but प्लास्टिक सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है. वी हैव डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड फ्लैप्स, थाई से, हाथ से, चेस्ट से, कहीं से भी फ्री फ्लैप्स लेके हम उस डिफेक्ट को बहुत अच्छी तरह भर सकते हैं, जिससे कि चेहरा भारी नहीं लगे, कॉस्मेसिस बना रहे. सो हेड एंड नेक कैंसर्स के ट्रीटमेंट के 3 गोल हैं. ऑन्कोलॉजिकल आउटकम, यानी कि आपका कैंसर वापस नहीं आए उस तरह से सर्जरी होना. बट इसके अलावा फंक्शन एंड कॉस्मेसिस आर मोर इम्पोर्टेंट इन फेस. सबको दिख रहा है आप कैसे दिखते हैं, और खाना और बोलना, स्वॉलो करना आपका मेंटेन रहना चाहिए. सो इन तीनों का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक सर्जरी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है. सर्जिकल टेक्निक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, टिश्यू हैंडलिंग इम्प्रूव है, हमारे जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनर्जी डिवाइसेस हैं, वो इम्प्रूव हो गए हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, रोबोटिक सर्जरी आजकल नई आ गई है जिसमें हम बेस ऑफ टंग, टॉन्सिल, वोकल कॉर्ड्स के लीजन जहाँ पर नॉर्मली पहुँचना मुश्किल है, रोबोट के थ्रू वहाँ पहुँचकर बहुत ही एफिशिएंटली विदाउट एनी ब्लड लॉस, विदाउट कटिंग थ्रू द फेस, तो सर्जरीज करना संभव है. सो सर्जिकल एडवांसमेंट ये हुआ है.
रेडिएशन में बात करूं तो पहले की रेडिएशन ऐसी होती थी कि पूरे एरिया को बराबर रेडिएशन दे दिया, जिसको हम कॉमनली समझाते हैं कि शहर के ऊपर बमबारी कर दी, पूरा शहर डिस्ट्रॉय। सो नाउ द रेडिएशन मशीन्स कैन बी कंपेयर्ड विद मिसाइल्स जो कि एक टारगेट को हिट करें रादर देन डिस्ट्रॉइंग द नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल सेल्स। सो IGRT, IMRT, रैपिड आर्क टेक्निक, ये बेसिकली एडवांस रेडिएशन टेक्निक्स हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स कम हैं। स्वॉलोइंग एंड सलाइवरी सिक्रीशंस प्रिजर्व्ड हैं, सलाइवा के लिए पैरोटिड ग्लैंड्स को हम बचा लेते हैं रेडिएशन देते समय। सो जो साइड इफेक्ट्स मैंने शुरू में गिनाए थे रेडिएशन के, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं विद दीज एडवांस रेडिएशन टेक्नोलॉजी। कीमोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज, ये ड्रग्स आ गई हैं जिनके कीमो वाले साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। सबको लगता है बाल चले जाएंगे, उल्टियां होंगी, बॉडी वीक हो जाएगी। सो इन नई दवाइयों से ऐसा नहीं होता है। इनके असर 30-40% लोगों में इसके बहुत अच्छे असर आते हैं। सो देर इज एडवांसमेंट इन एवरी फील्ड, बी इट सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, so that we can improve their oncological, cosmetic and functional outcomes also. आजकल अगर रोबोटिक सर्जरीज या अच्छी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो 2-4 महीने बाद nobody can see and tell कि आपकी कोई फेस पे सर्जरी भी हुई। Yes. Thank you so much, Dr. Saurabh. आज डॉक्टर सौरभ ने हमें अप्रैल विच इज द अवेयरनेस मंथ फॉर हेड एंड कैंसर के बारे में इतना कुछ अवेयर कराया है, ना केवल ये बताया कि हाउ शुड बी try to prevent it, but what should we do if something happens and how to go about it. And importantly, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं डॉक्टर सौरभ का इंटरव्यू, they will also know the support groups भी बहुत ज्यादा available है. So thank you, Dr. Saurabh, for your time and for being a part of Happiness After Cancer. Thank you so much. Thank you.